बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने टैगा प्रदेश के बारे में जो होता है उसके बारे में डिस्कस किया था, जो हमारी जलवायु वगैरह होती है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेक्चर 20 ज्योग्राफी, प्राकृतिक प्रदेश एवं मानव जीवन टैगा एवं टुंड्रा प्रदेश में। जो लास्ट लेक्चर था उसके बारे में हमने मरुस्थल के बारे में कवर कर लिया था, उसमें हम इससे आगे चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि हम जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ वर्षा के अधिकांश महीनों में गर्मी का अनुभव होता है। कड़कड़ाती सर्द कुछ माह की होती है। अब इसी पर आप सोचो, अगर वर्ष के अधिकांश महीनों में हाड़ कपा देने वाली सर्दी पड़ती तथा कुछ महीनों के लिए झील व तालाबों का जो पानी है वो बर्फ की तरह जम जाता, तो यहाँ के पेड़ पौधे, जीव जंतु और हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता, तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो ये टैगा प्रदेश है, यह प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। इसका विस्तार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अलास्का से लेकर लैब्राडोर तक तथा यूरेशिया में फिनलैंड से लेकर उत्तरी पूर्वी साइबेरिया तक ये पाया जाता है। हमने कुछ पिछले लेक्चरों में कवर किया था कि जो लैब्राडोर की हवा है वो कहाँ पर फ्लो करती है, तो वो कनाडा के अंदर फ्लो करती है। तो जो आप ये मैप में देख रही है ग्रीन ग्रीन सा, यही आपका टैगा प्रदेश है। ये जो है ये आपका उत्तरी महाद्वीप यानी कि जो कनाडा वाला एरिया है ये वो है, और इधर ये यूरेशिया और आपका ये साइबेरिया यानी कि जो रशिया के अंदर ये साइबेरियन ट्रांस है, ये वहां पर आपको एक टैगा प्रदेश देखने को मिलेंगे। इस प्रदेश की जो जलवायु है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड यानी कि विषम है। शीत ऋतु लंबी होती है, कठोर और ठंडी होती है। यहाँ पर शीत ऋतु में बर्फीली आंधियां तक चलती है और हिमपात यानी कि स्नोफॉलिया भी होता है। नदी और जलाशय 6 से 7 माह तक ये बर्फ से ढके रहते हैं। संसार का शीत ऋतु कहलाने वाला जो आपका ये बारकोयास्क नगर है, इसी प्रदेश यानी कि साइबेरिया के अंदर है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसार का सबसे शीत ध्रुव कहाँ पर है, तो वो जो नगर है शीत ध्रुव का यानी कि बरकोयास्क नगर, वो आपको साइबेरिया में ही मिलेगा। यहाँ साल भर जो वर्षा है जल और हिम के रूप में होती है, यानी कि यहाँ पर बर्फ गिरती रहती है। इस प्रदेश में आपको शंक्वाकार वन पाए जाते हैं जिन्हें साइबेरिया में टैगा कहते हैं। जो ये टैगा शब्द है ये कि रूसी शब्द है, इस आधार पर ही इसे टैगा प्रदेश कहा जाता है। ये वृक्ष लंबे, सीधे, पतले और नुकीले पत्तियों वाले होते हैं। ये सदैव हरे भरे रहते हैं। तो ये टैगा, ये शंक्वाकार जो आपके ये वन है, इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है टैगा प्रदेश। ये कि ये एक रशियन वर्ड है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये टैगा वन है। इनकी लकड़ी बहुत मुलायम होती है। ये वन केवल उत्तरी गोलार्ध में ही मिलते हैं। इन्हें बेरियल वन भी कहा जाता है। जो आपकी साइबेरियन वन है इनको बेरियल वन भी कहा जाता है। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष आपके चीड़, सेडार, सुप्रस, फर और ये आपका बोल्सम है और रेडवुड आदि है। दक्षिणी गोलार्ध में 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 65 डिग्री ये अक्षांश के मध्य जलमंडल का इनका विस्तार होता है। अगर दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल के स्थान पर स्थल मंडल का विस्तार होता तो यहाँ भी टैगा प्रदेश पाया जाता है। यानी कि जो हमारा जो ये साउथ गोलार्ध है वहां पर आपको जलमंडल के स्थान पर अगर स्थल मंडल वहां पर होता तो वहां क्या होता, वहां भी टैगा प्रदेश आपको देखने के लिए मिलते। जो मिट्टी है यहाँ की सॉइल मतलब कि जो वर्ष के अधिकांश समय धरातल पर स्थायी रूप से बर्फ के जमे रहने और जल के रूप में कम वर्षा के कारण यहाँ मिट्टी का विकास नहीं हो पाता। यहाँ की यहाँ पर जो है बर्फ वगैरह मिलती है तो इसलिए यहाँ पर मिट्टी कम ही मिलती है। यहाँ की मिट्टी बारीक नहीं पथरीली होती है जिसे धूसर या पौडजल मिट्टी कहा जाता है। यह मिट्टी कृषि की दृष्टि से अनुपजाऊ है, इसलिए यहाँ के लोग वन तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर वो डिपेंड है। जीव जंतु जो यहाँ पर मिलते हैं यानी कि इंग्लिश में एनिमल्स भी कहते हैं। इस प्रदेश में जीव जंतुओं के शरीर की जो संरचना इस तरह की होती है कि वे शीतकाल की जो मतलब कि जो कड़ाके की ठंड होती है उसको वो टॉलरेट कर सके। अधिकांश जीव जंतु मोटी खाल तथा घने बाल वाले होते हैं, यानी उनके शरीर पर काफी बाल पाए जाते हैं। इन्हें इसलिए क्या कहा जाता है, इनको समूरदार जानवर भी कहते हैं। यहाँ रेनडियर, कैरिबू, बीवर, हिरन, बारहसिंगा, रीछ और लोमड़ी एवं भेड़िया आदि समूरधारी जानवर पाए जाते हैं। समूरधारी में जिनके शरीर बॉडी पर ये हेयर्स होते हैं उनको समूरधारी जानवर कहते हैं। यहाँ मौसमी परिवर्तन के साथ साथ जीव जंतुओं के आहार की समस्या भी होती है। जब शीतकाल में धरातल पर बर्फ जम जाती है तब ऐसी परिस्थिति में कुछ जीव जंतु शीत निद्रा में हो जाते हैं, अर्थात भूमि के नीचे निष्क्रिय पड़े रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ सांप यानी कि स्नेक, ये लिजार्ड, मेंढक यानी कि फ्रॉग जाड़े में भूमि के नीचे वो छिप जाते हैं। इसी तरीके से ये भी शीत ऋतु में क्या होते हैं, जाड़े के अंदर ही सोए हुए रहते हैं। कुछ छोटे जीव बर्फ की परत के नीचे हो जाते हैं। वे बर्फ से ढकी झाड़ियों से अपना आहार ग्रहण करते हैं, जैसे कि फिश यानी कि मछली वगैरह।
तो कहने का मतलब ये है जो यहाँ के ये जानवर है, स्नेक, लिजार्ड और ये फ्रॉग वगैरह, ये सर्दियों के अंदर भूमि में छिप जाते हैं या वो सो जाते हैं। यानी कि जैसे कि वो शीत ऋतु आई तो ये क्या करेंगे, ये जाकर सो जाएंगे, यानी कि ये निष्क्रिय पड़े रहते हैं, इनको ठंड ज्यादा लगती है। कुछ प्राणी जाड़े के पहले से ही आहार का संग्रह कर लेते हैं, जैसे कि बीवर। ये बीवर जो है एक तरीके से डॉग टाइप होता है ये। कुछ जीव जंतु दक्षिण की तरह शीतोष्ण घास प्रदेश में मौसमी और ट्रांसफॉर्मेशन यानी स्थानांतरण कर जाते हैं, जैसे कि डियर, रेनडियर और ये आपका रीछ आदि जो है वो आपका स्थानांतरण कर जाते हैं। शीत ऋतु में साइबेरिया के पक्षी भारत के उत्तरी मैदानों में भागों में शरण लेते हैं जब वहां पर ठंड पड़ने लगती है, और ग्रीष्म काल आने पर पुनः साइबेरिया की तरफ वो लौट जाते हैं। ये कोई प्रवासी पक्षी कहा जाता है कि जो सर्दियों में तो भारत की तरफ आ गए और जब यहाँ पर गर्मी आई तो वापस लौटकर वो साइबेरिया चले गए। जो मानव जीवन है टैगा प्रदेश के अंदर, वो इस प्रदेश में वर्ष के 6 से 7 माह धरातल पर बर्फ जमी रहने और ग्रीष्मकाल की कम अवधि अनुपजाऊ भूमि होने के कारण कृषि का विकास यहाँ पर अत्यंत डिफिकल्ट है। यानी कि कॉम्प्लेट यहाँ पर जो क्लाइमेट होने के कारण टैगा प्रदेश में जो जनसंख्या है वो काफी कम है। इस प्रदेश के भीतरी भागों में कुछ जनजातियां रहती है, जैसे कि लकड़ी की कटाई, चिराई और खानों से खनिज निकालने के लिए यहाँ अब कुछ नई बस्तियां स्थापित हुई हैं। यहाँ पर पेड़ों की कटाई मशीन से की जाती है। लकड़ी के लट्ठों से इमारती लकड़ी, लुगदी, कागज, दियासलाई, खंबे, फर्नीचर तथा अन्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं। कनाडा के उत्तरी पूर्वी भाग में जल विद्युत की सुविधा होने के कारण यहाँ वन व्यवसाय सबसे अधिक उन्नतिशील है। यहाँ संसार का सबसे अधिक अखबारी, कागज तथा लुगदी बनाया जाता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये कनाडा के आपके फार्म हाउस है जहाँ पर इलेक्ट्रिक मशीन से वर्क किया जा रहा है। यहाँ पर रोल, तारपीन का तेल तथा विभिन्न प्रकार के सुगंधित पदार्थ जैसे कि कनाडा वॉलरस आदि पेड़ों के लीसा से तैयार किए जाते हैं। लुगदी से प्लाईवुड यहाँ पर बनाया जाता है। यहाँ के कुछ निवासी मछली पकड़कर भी जीवन निर्वाह करते हैं, जैसे कि श्वेत लमड़ी है यहाँ पर, मीनक है, अरमान, रेनडियर आदि पालने के लिए यहाँ पर बड़े बड़े समूर के फार्म कनाडा व रूस में स्थापित किए गए हैं। समूर क्या होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो समूरधारी जानवर होते हैं कि जिनके शरीर पर सबसे ज्यादा वृक्ष पाए जाते हैं कि उनके बॉडी पर हेयर्स होते हैं। यहाँ इससे यहाँ के निवासियों का जीवन स्तर बदल रहा है। इस प्रदेश के दक्षिण में शीतोष्ण घास प्रदेश की सीमा पर जौ, राई और आलू उत्पादन किया जा सकता है। साइबेरिया में एक ट्रांस साइबेरियन रेल यानी कि जो रूस तथा कनाडा में कैनेडियन नेशनल और कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग इस वन प्रदेश के दक्षिणी सीमा पर है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो साइबेरिया में ट्रांस साइबेरियन रेल है ये कौन से देशों को जोड़ता है, तो ये रूस और कनाडा को जोड़ता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टुंड्रा प्रदेश के बारे में। जो हम जानते हैं कि जो हमारा ये अंटार्कटिक यानी कि जो पीछे हुए जो हमारा ये क्षेत्र है ये कैसा है, हमेशा बर्फ से ढका रहता है। कौन सा? आर्कटिक रीजन, यानी कि जो पोल्स पर बना हुआ है, यानी जो हमारा महासागर है, पांचवा आर्कटिक महासागर, वो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। तो उत्तरी ध्रुव के चारों ओर एक सफेद चित्र जो आप देख रहे हैं ये क्या है, वास्तव में ये आर्कटिक महासागर का वह हिस्सा है जो पूरे साल बर्फ के रूप में जमा रहता है। इसे ही टुंड्रा प्रदेश कहलाता है। यह उत्तरी गोलार्ध में 65 डिग्री अक्षांश के उत्तर से उत्तरी ध्रुव के समीपवर्ती भागों में एक पतली पट्टी के रूप में फैला है। जो आप ये देख रहे हैं, साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के कुछ भागों में आपको टुंड्रा प्रदेश देखने को मिलेंगे। टुंड्रा प्रदेश का जो मौसम यानी कि जो वहाँ की जलवायु वगैरह है, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कई महीने लगातार रात रहती है, मीन्स कई महीने तक लगातार दिन रहता है। यहाँ 3 महीने नवंबर, दिसंबर व जनवरी तो सूरज दिखता ही नहीं है, जबकि 3 महीने जो मई, जून व जुलाई में सूर्य अस्त ही नहीं होता है। तो यहाँ पर यानी कि मैक्सिमम दिन रहता है, मैक्सिमम रात रहता है। कभी सोचना और इसके बारे में पढ़ना कि ऐसा क्यों होता है। तो जो यहाँ का धरातल है कम से कम 8 महीनों तक पूरी तरह बर्फ से ढका रहता है। इस कारण यहाँ पूरे साल अत्यधिक ठंड रहती है। सर्दी के महीनों में यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि झीलें, नदियां व समुद्र सभी वो जम जाते हैं। तेज बर्फीली हवाएं चलती हैं और हिमपात यानी कि स्नोफॉल वगैरह होता है। जो यहाँ की वनस्पति यानी जो वेजिटेशन है, वनस्पति के उगने के लिए नमी व ताप की आवश्यकता होती है। टुंड्रा क्षेत्र में नमी तो खूब है लेकिन ताप की भी कमी है, यानी कि यहाँ पर नमी तो है यानी कि लेकिन जो टेम्परेचर है उसकी कमी है। इस कारण यहाँ वनस्पति नहीं उग पाती। यहाँ पर वही वनस्पतियां होती है जिनमें बहुत ठंडी दशाओं को सहन करने की क्षमता होती है। सूर्य के प्रकाश की कमी तथा अत्यधिक ठंड के कारण यहाँ के अधिकतर पौधे गुच्छेदार एवं 5 से 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले होते हैं।
झाड़ियां प्राय उन भागों में विकसित होती है जहां पर बर्फ का ढेर उन्हें तेज चलने वाली बर्फीली हवाओं से बचा सके। इसमें आर्कटिक विलो नामक झाड़ी प्रमुख है। गर्मी में बर्फ पिघलने पर लाइकेन, काई, बर्च एवं एल्डर के छोटे छोटे पौधे उगते हैं। कौन कौन से? लाइकन, काई, बर्च और एल्डर के छोटे छोटे पौधे उगते हैं, जो रेनडियर पशु का मुख्य भोजन है। अब हम बात करेंगे यहाँ के जो टुंड्रा में पाए जाते हैं एनिमल्स, उनके बारे में। टुंड्रा प्रदेश में अत्यधिक ठंड होती है, फिर भी यहाँ रेनडियर, ध्रुवीय भालू, आर्कटिक लोमड़ी, मस्क बैल, कैरिबू, भेड़िया, लेमिंग आदि यहाँ पर जीव जंतु आपको देखने को मिलेंगे। जो आप ये देख रहे हैं ये मस्क बाल है, यानी कि इसको मस्क बुल कहते हैं। वहाँ पर इनका जो स्थूल शरीर वाला ये शाकाहारी जंतु है, जिसके शरीर पर ऊपर मोटे मोटे बालों घनों का आवरण होता है, जो अत्यधिक ठंड से उसकी रक्षा करता है। गर्मी आने पर क्या होता है, जो उसके बाल हैं झड़कर नीचे गिर जाते हैं और सर्दी आने पर फिर से ये उग जाते हैं। आर्कटिक लोमड़ी के शरीर पर घने बालों का दोहरा आवरण होता है, जिस कारण वह शून्य से नीचे 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंड सहन कर लेती है। जो आप ये देख रहे हैं ये आर्कटिक लोमड़ी है, और ये जो आप ये देख रहे हैं ये मस्क बैल है। ध्रुवीय भालू तथा कैरिबू के पैर का निचला भाग इस तरह का बना होता है कि उसे होकर शरीर की गर्मी बाहर ना निकल सके। इस तरह वह ठंड से बच जाता है। जो आप ये देख रहे हैं ये पोलर बियर है, और जो ये आप ये देख रहे हैं ये आपका कैरिबू है, रेनडियर टाइप का। यहाँ के समुद्र सील, वेल और विशालकाय वॉलरस निवास करते हैं। जो आप ये देख रहे हैं ये वॉलरस है और ये सील है। मई व जून के महीनों में वे स्थल पर आ जाते हैं, यानी कि जब अंदर मतलब गर्मी के महीने में वो क्या आते हैं, वो बाहर आ जाते हैं, क्योंकि ठंड थोड़ी कम हो जाती है तो बाहर आ जाते हैं। मानव जीवन जो है यहाँ पर हिमालय टुंड्रा क्षेत्र में बहुत ठंड पड़ती है, जिससे यहाँ पर मनुष्य को रहने में बहुत परेशानी होती है। इसलिए इस क्षेत्र की जनसंख्या बहुत कम है। यहाँ कुछ आदिवासी जनजाति पाई जाती है, जैसे कि उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड आदि के जो टुंड्रा निवासी है उनको एस्किमो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्किमो। कौन सी? जो उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड में पाई जाती है। फिनलैंड में इनको लैप कहा जाता है, और साइबेरिया के अंदर इनको याकूत कहा जाता है। कि इनको जो जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ के लोग बर्फ के घर बनाकर रहते हैं, जिनको इग्लू कहते हैं। जो आप ये देख रहे हैं ये इग्लू है, यानी कि इग्लू का घर बनाकर यहाँ पर जनजाति निवास करती है। इग्लू में बर्फ के ठंड के प्रभाव को कम करने के लिए ये लोग उसकी भीतरी भाग में जानवरों की खाल लगाते हैं। इस क्षेत्र के लोग शरीर को ढकने के लिए भी खालों का, यानी कि जो जानवर की स्किन वगैरह होती है उनका वो यूज करते हैं। टुंड्रा क्षेत्र में जो वनस्पति नहीं होती, यहाँ पर खेती करना बिल्कुल असंभव है। इसलिए यहाँ के लोग भोजन हेतु मांस पर वो आधारित हैं। ये लोग मछली, सील, वेल, वॉलरस, लोमड़ी और ध्रुवीय भालू का शिकार करते हैं। ये जानवर टुंड्रा वासियों के जीवन का आधार है। ये लोग जानवरों का शिकार हार्पून व तीर कमान से करते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये हार्पून से शिकार करता हुआ मछली का। ये लोग नाव का प्रयोग करते हैं, जो हड्डी पर खाल मढ़कर बनाई जाती है। जो आप ये देख रहे हैं ये इनकी नाव है। इन नावों को क्या कहा जाता है? इन नावों को कयाक कहते हैं। क्या कहते हैं? कयाक कहते हैं। यहाँ के लोग जानवरों को मारकर उनकी खाल निकाल कर सुखा लेते हैं। ये खालें पहनने, ओढ़ने और बिछाने, तांबू बनाने, नाव व जमीन पर चलने वाली बिना पहियों की गाड़ी, इसको स्लेज बोलते हैं, बनाने के ये काम आती हैं। इसके बाद भी जो खालें बच जाती हैं उन्हें वे व्यापारियों के हाथ बेचकर अपनी जरूरतों की चीजें खरीद लेते हैं, जैसे कि अनाज, चाय, तंबाकू, चाकू, कुल्हाड़ी आदि। सील की चर्बी जलाकर रोशनी करने के काम ये आती है। सील क्या होती है? वही पानी वाली जो मछली टाइप हमने दिखाई थी आपको लास्ट स्लाइड में, वही होती है। ये लोग गर्मी के समय अधिक से अधिक शिकार करके सर्दियों के लिए मांस को सुरक्षित कर लेते हैं। यहाँ के लोग रेनडियर व ध्रुवीय कुत्तों के झुंड पालते हैं। रेनडियर से इन्हें दूध देते हैं और मांस, चर्बी, हड्डी व खालें मिलती हैं। वहीं जो ये ध्रुवीय कुत्ते होते हैं, ये आपको स्लेज जो गाड़ी दिखाई दे रही है, इसको वो खींचने और शिकार करने के काम आते हैं। तो ये स्लेज गाड़ी है, ये जो कुत्ते आप देख रहे हैं ध्रुवीय कुत्ते, ये इसको खींचते हैं। पिछले 50 वर्षों में टुंड्रा वासियों के जीवन में पर्याप्त अंतर आया है। इनके जीवन स्तर में सुधार हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। अब ये लोग खालों के स्थान पर फर वाले कपड़े, हार्पून के स्थान पर राइफल और कयाक के स्थान पर मोटर वाली नाव का प्रयोग करने लगे हैं। ये कयाक क्या होती थी? नाव होती थी। हार्पून इनका शिकार वाला इनका अस्त्र होता था, उसकी जगह पर राइफल आ गई, और ये खाल की जगह फर वाले कपड़े पहनने लगे हैं। अब ठंड से बचने के लिए ये लोग इग्लू की छत पर कालीन लगा देते हैं। रूस की सरकार ने रेनडियर फार्म बनाए हैं, जिससे इनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। जो आप ये देख रहे हैं ये रेनडियर फार्म है टुंड्रा प्रदेश के अंदर। इग्लू में प्रयोग की जाने वाली कालीन की आपूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश, जो हमारा ये स्टेट है, यहाँ का जो स्टेट है, ये भदोही जनपद से यहाँ पर इनकी कालीन की पूर्ति की जाती है। और कुछ बातें जो जानने लायक हैं वो जिस प्रकार है कि जो ये रॉबर्ट पीरे हैं, जो हमारे ये उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। जैसे कि ये हमारा ग्लोब है, और ये हमारा जो ये नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल है।
तो जी नॉर्थ पोल पर जो पहला इंसान गया था उनका नाम था आपका रॉबर्ट पीवे, और जो साउथ पोल पर गया था उनका नाम था एमंडसन, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पढ़ते व्यक्ति थे। टुंड्रा प्रदेश में चलने वाले बर्फीली हवाओं को ब्लिजार्ड कहते हैं, और कनाडा के जो कोनधारी वनों में लकड़ी काटने का प्रयास करने वाली जो जनजाति पाई जाता है उनके लोगों को लंबरजैक कहा कहते हैं। तो इस सेशन में अभी के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको ये टुंड्रा और टैगा प्रदेश कैसा लगा। तो जो हमने आज डिस्कस किया है उसी से रिलेटेड हमारे कुछ होमवर्क है कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, बर्फ के बने घर को टुंड्रा प्रदेश में क्या कहते हैं, साइबेरिया की जनजाति किस नाम से जानी जाती है। पोस्ट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। ऐसे ही मोर ज्योग्राफी के लेक्चर देखने के लिए सब्सक्राइब करें द ई लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।